अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने सेकेंड ईयर फिजिक्स की एक सीरीज वाइज वीडियो स्टार्ट की थी जिसमें हम उसके तमाम के तमाम चैप्टर्स को कवर करने वाले थे। ठीक है, तो हम लोग थर्ड चैप्टर तक पहुंच चुके हैं जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी फुल डिटेल में पढ़ लिया, हम लोगों ने ऑसिलेशंस को भी डिटेल में पढ़ लिया। सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, मास अटैच टू स्प्रिंग और सिंपल पेंडुलम, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, हम एक्चुअल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को रिलेट करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। ठीक है, हम लोगों ने इस टॉपिक के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन को और सर्कुलर मोशन को आपस में रिलेट करना है और इसी टॉपिक के चलते हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के लिए, वेलोसिटी के लिए और एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशंस डिराइव करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, तो इस टॉपिक पे आने से पहले मैं आप लोगों को क्या करूंगा कि एक ओवरव्यू दे देता हूं कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा और इस टॉपिक का एक्चुअल में मेन मकसद क्या है। ठीक है, देखिए बच्चों, हम लोगों ने इस टॉपिक के अंदर एक चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ऑसिलेशंस को डिस्कस किया। अब बच्चों, ये जो ऑसिलेशंस हैं ये क्या है? हमने कहा कि जी ऑसिलेशन हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, मोशन है। और अबाउट मीन पोजीशन, अबाउट मीन पोजीशन, ऑब्जेक्ट के मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन जो उस ऑब्जेक्ट का होगा उसकी मीन पोजीशन के अक्रॉस, तो वो क्या कहलाएगा? ऑसिलेशन कहलाएगा। इसकी एग्जांपल में हम लोगों ने पेंडुलम देखा, हम लोगों ने सीसा की एग्जांपल ली थी, हम लोगों ने वो स्विंग जो झूला होता है उसकी एग्जांपल ली थी, मतलब डिफरेंट एग्जांपल्स हमने इसमें डिस्कस की थी। ठीक है, अच्छा, सेकंड थिंग हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी जो कि था पीरियोडिक मोशन। अब बच्चों, पीरियोडिक मोशन क्या था? पीरियोडिक मोशन को हमने कहा कि ये जो है ये स्पेसिफिक टाइम के बाद अपने एक ऐसा मोशन जो कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद क्या हो, रिपीट हो, स्पेसिफिक टाइम के बाद रिपीट हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सर्कुलर पाथ है और एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, मूव करेगा। लेट्स सपोज इसको ये पूरा का पूरा पाथ यहां से स्टार्ट हुआ और वापस इस पॉइंट पे आने में 5 मिनट्स लगते हैं। कितने? 5 मिनट्स। तो बच्चों याद रखें कि 5 मिनट के बाद ये ऑब्जेक्ट वापस अपने इसी मोशन को क्या करेगा, रिपीट करेगा। वापस क्या करेगा, अपने इसी मोशन को रिपीट करेगा। तो फिर 5 मिनट गुजरने के बाद फिर ये इसे रिपीट करेगा, फिर 5 मिनट गुजरने के बाद फिर रिपीट करेगा। तो मींस के इसका जो टाइम पीरियड है वो 5 मिनट है और हमें पता चला कि 5 मिनट के बाद ये अपने उसी मोशन को दोबारा क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? पीरियोडिक मोशन कहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसी में अगर हम एक और एग्जांपल लें तो लेट्स सपोज ये मेरे पास पेंडुलम है, तो ये अपनी टू एक्सट्रीम पोजीशन के अक्रॉस ऑसिलेट कर रहा है। कभी ये उधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर यूं जाएगा, फिर वापस आएगा, तो इसकी 1 साइकिल कंप्लीट होगी। और लेट्स सपोज 1 साइकिल कंप्लीट करने में इसको 10 सेकेंड्स का टाइम लगा। तो अब 10 सेकेंड्स के बाद क्या होगा? यही वो पेंडुलम अपने उस मोशन को दोबारा रिपीट करेगा। तो 10 सेकंड्स के बाद जब ये दोबारा रिपीट कर रहा है, फिर 10 सेकंड्स के बाद फिर रिपीट करेगा, फिर थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल, फिफ्थ साइकिल, तो जाते जाएं। ठीक हो गया। तो अब हमें यहां से पता चला कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 10 सेकंड है, मतलब कि हर 10 सेकंड के बाद ये अपने मोशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो मतलब कि पेंडुलम का मोशन भी पीरियोडिक मोशन हुआ। ठीक हो गया। बट हमने ये देखा कि पेंडुलम का मोशन तो एक्चुअल में ऑसिलेशन है और ऑसिलेशन के अंदर भी फिर हम इसको डिस्कस करते हैं SHM के अंदर, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन भी हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन है, बट इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि एक कंडीशन एक्सेलरेशन जो है तो वो क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो -x के, और always directed toward the mean position, always directed towards
द मीन पोजीशन। ठीक हो गया। तो अब जो ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो ये कंडीशन है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल में रिलेट करेंगे इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ। हम ये देखेंगे कि ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्या ये इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर कर रहा है तो फिर इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई रिलेशन है। ठीक है। और उसी चीज के चलते हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन तीनों के लिए हम लोगों ने इक्वेशंस डिराइव करनी है। अब जरा गौर करें कि ये भी पीरियोडिक मोशन है, ये भी पीरियोडिक मोशन है, और ये सर्कुलर भी है। तो मतलब कि अगर ये दोनों एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशन तो होगा। और बच्चों, मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि हमारे पास जो हर ऑसिलेटरी मोशन होता है, हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होता है, बट हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होता। एग्जाम्पल आपके सामने, ये अब पीरियोडिक मोशन तो है बट ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टू एंड फ्रो मोशन नहीं कर रहा। ये क्या है? ये सर्कुलर मोशन है। अब ये जो है, ये पीरियोडिक मोशन भी है, ऑसिलेटरी मोशन भी है। ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है बट एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने मोशन को रिपीट भी कर रहा है। समझ आ रही है? तो मतलब कि अब हम लोग इन तमाम की तमाम जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इन सब को रिलेट करेंगे और हम लोगों ने फाइनल ये चीज देखनी है कि क्या सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एसएचएम के दरमियान किसी किस्म का रिलेशन डिराइव होता है या नहीं होता। ठीक हो गया। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कोई इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। ठीक हो गया बच्चों। अब चूंकि सर्कुलर मोशन है तो भाई साहब हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जी। ये ले, हमारे पास एक सर्कल आ गया। ठीक है। सर्कल बड़ा यूनिक सा सर्कल है, बट एनी हाउ हमने जस्ट कंसेप्ट को ही समझना है। इसके नीचे मैं एक सरफेस कंसिडर कर लेता हूं बच्चों। ठीक हो गया। अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट यहां पे मौजूद है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मेरे पास यहां पे मौजूद है। और अब जरा देखें गौर से कि मेरे पास एक सर्कुलर पाथ है जहां पे एक ऑब्जेक्ट मौजूद है और इसको मैंने सरफेस से थोड़ा ऊपर रखा हुआ, नीचे मैंने एक सरफेस ड्रॉ कर दी है और अब ऊपर से मैंने एक टॉर्च अप्लाई कर दी है। ठीक है। तो अब टॉर्च अप्लाई होने से क्या होगा? टॉर्च अप्लाई होने से ये होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास बच्चों, इसका नीचे सरफेस के ऊपर एक शैडो बन जाएगा। क्या बनेगा? शैडो बनेगा। ठीक हो गया। अब जरा देखें, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं मूव करवाता हूं, मैं इसको इस पॉइंट पे ले आता हूं, तो इसका शैडो भी मूव करके इधर आ जाएगा। अगर मैं इसको इस पॉइंट पे ले आता हूं, यहां पे इस पॉइंट पे, तो इसका शैडो मूव करके इधर आ जाएगा। अगर मैं वापस इसको यहां पे लेके आता हूं तो शैडो मूव करके इधर आ गया। फिर मैं इधर ले आता हूं तो शैडो फिर इधर आ जाएगा। अगर मैं इसको इधर ले आता हूं तो शैडो इधर आ जाएगा, इधर नीचे। इस पॉइंट पे ले आता हूं तो शैडो इधर आ गया। ठीक है। वापस अगर मैं इस मोशन को रिपीट करता हूं, अगर मैं इसको इधर ले आया तो शैडो इधर आ जाएगा, फिर इधर, तो फिर वापस वही सब वही चीजें वापस रिपीट हो रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा यहां पे फोकस करते हैं मोशन ऑफ द पार्टिकल विद द मोशन ऑफ शैडो। ठीक है। अब पार्टिकल जब इस पॉइंट पे है तो शैडो इस पॉइंट पे है। ठीक है। जरा देखें, यहां पे शैडो है, यहां पे पार्टिकल है। पार्टिकल ऊपर मूव किया, शैडो आगे आ गया। पार्टिकल इधर आया, शैडो फिर इधर आ गया। पार्टिकल इधर पहुंचा, शैडो इधर आ गया। जब इस पॉइंट पे पहुंचा तो शैडो इधर आ गया। ठीक हो गया। अब पार्टिकल ने क्या किया? हाफ सर्कल कंप्लीट कर दिया। आप जरा देखें, यहां पे मैं अगर इसका डायमीटर ड्रॉ कर दूं तो पार्टिकल ने हाफ सर्कल जो है कंप्लीट किया, तो शैडो यहां से यहां पहुंच गया। अब अगर पार्टिकल आगे फर्दर मूव करता है,
इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आएगा तो शेडो वापस पीछे की तरफ आएगा, फिर यहां पे तो इधर, यहां पे तो इधर, यहां पे तो इधर, यहां पे तो इधर। फिर आप इसको रिपीट करें तो ये, तो देखिए ऊपर सर्कुलर मोशन हो रहा है, नीचे टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। ये पॉइंट आपको समझ आया कि ऊपर सर्कुलर मोशन हो रहा है, नीचे टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। ठीक हो गया। तो अब यहां से हमें समझ आई कि सर्कुलर मोशन पार्टिकल कर रहा है, बट उसका शेडो जो है तो वो दो लिमिट पॉइंट्स के दरमियान टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। ये जो है तो इस शेडो के मोशन को लिमिट प्रोवाइड कर रहे हैं, मींस के एक किस्म का एक्सट्रीम पॉइंट प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब ये कि ये जो शेडो है ये इस पॉइंट से बाहर नहीं जा सकता और इस पॉइंट से बाहर नहीं आ सकता, तो मतलब इसका ये जो टू एंड फ्रो मोशन चल रहा है इन दो पॉइंट्स के दरमियान ही चलता रहेगा। और यही दो पॉइंट्स एक्चुअल में डायमीटर ऑफ द सर्कल के ऊपर हैं कि नहीं है? यही तो हमारे पास एक्चुअल में डायमीटर को रिलेट कर रहे हैं। तो मतलब ये कि हमारे पास सर्कल का जो डायमीटर होगा तो शेडो कभी भी उस डायमीटर से बाहर नहीं निकल सकता, उस डायमीटर के अंदर ही वो टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा। ठीक है, पॉइंट समझ आ रही है? मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास यहाँ पे पार्टिकल मौजूद है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो जैसे जैसे वो हाफ सर्कल कंप्लीट किया शेडो यहां से इधर आ गया, नेक्स्ट हाफ में शेडो वापस यहां से उधर चला गया। तो मतलब जैसे जैसे ऊपर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, नीचे शेडो टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे हम लोग एक, चूंकि हम लोगों ने इन तीन टर्म्स के लिए डेरिवेशन करनी है, तो इस डेरिवेशन के लिए अब हम यहाँ पे एक कंसिडरेशन करेंगे कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो सरफेस है, चूंकि ये एग्जैक्टली इक्वल है किसके, मतलब इसकी जो लिमिट है वो एग्जैक्टली इक्वल है किसके, डायमीटर ऑफ द सर्कल के, तो हम लोग क्या करेंगे इस सरफेस को फॉर द टाइमिंग फॉर द डेरिवेशन ऑफ दीज क्वांटिटीज हम लोग यहाँ पे इसको डायमीटर ऑफ द सर्कल के ऊपर कंसिडर करेंगे। हमने इसको कहां पे कंसीडर कर लिया? डायमीटर ऑफ द सर्कल के ऊपर। तो जब हम इन तमाम के तमाम पॉइंट्स को डायमीटर ऑफ द सर्कल पे कंसीडर कर लेंगे तो तब हमारे लिए आसान हो जाएगा इन तीनों को डिराइव करना, इन तीनों के लिए क्वांटिटीज को डिराइव करना, तो फार्मूलाज को डिराइव करना। ठीक हो गया। तो पॉइंट मुश्किल नहीं है, जस्ट हम क्या कर रहे हैं इस सरफेस को डायमीटर के ऊपर कंसीडर करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं पॉइंट समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको यहां से मिटा देता हूं और हम लोग अपनी पहली डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हम एक्चुअल में इस टॉपिक के अंदर करने क्या वाले हैं। ठीक हो गया। तो अच्छा जी, आ जाते हैं जी हम लोग अपनी पहली डेरिवेशन की तरफ, जिसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, पहले अपनी डेरिवेशन करेंगे। अच्छा जी, तो डेरिवेशन करने से पहले अब हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पे एक सर्कल है। ठीक हो गया, यहां से यहां तक इसका क्या आ जाएगा जी बच्चों, हमारे पास इसका डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे दें, लेट्स सपोज मैं इसको ए पॉइंट कह देता हूँ। ठीक है, बी कह दें, सी कह दें, डी कह दें, जो आपका दिल करे आप वो कहें। ठीक है, अच्छा अब ये इसका सेंटर पॉइंट है सर्कल का। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से मूव करके लेट्स सपोज पॉइंट पी पे चला गया। कहां पे चला गया जी? पॉइंट पी पे। तो जब वो पॉइंट चले, इस पॉइंट पी को यहां पे कंसीडर नहीं करते हैं वरना हमारे पास जो डेरिवेशन का जो डायग्राम है तो बहुत ज्यादा छोटा बन जाएगा। हम पी को यहां पे कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे जी हमारे पास पॉइंट पी आ गया। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है कि हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है। आपने यहां पे इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लेनी है कि एक पार्टिकल पी है, पार्टिकल पी मूविंग ऑन ए circular path of radius r। ठीक हो गया। अब ये जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और बच्चों इसका जो रेडियस है वो यहां से यहां तक ये है
आर। ठीक है, अब यहीं से अगर मैं अब इस पार्टिकल का शेडो ड्रॉ करूं, अब मैंने यहां पे जो शेडो की कहानी है वो अभी स्टार्ट होने वाली है। यहां से ये यहां से हम लोग एक पॉइंट लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहां पे इसका शेडो है। ठीक हो गया, यहां पे इसका क्या आ जाएगा, शेडो आ जाएगा, जिसको हम क्यू कह देते हैं। ठीक है, अब यहां पे पार्टिकल यहां से मूव कर रहा है। अब देखिए पार्टिकल जब यहां पे था तो इसका शेडो भी कहीं पे यहीं पे ही हुआ होगा, अगर चूंकि हमने अब इसको क्या किया हुआ है, डायमीटर ऑफ द सर्कल के ऊपर कंसिडर किया हुआ है। पहले हमारे पास क्या था, यहां से यूं पार्टिकल था, नीचे सरफेस था, जब पार्टिकल यहां पे होता था तो शेडो यहां पे था। अब मैंने क्या कर दिया, इसी को उठा के डायमीटर पे प्लेस करते, जब पार्टिकल यहां पे है तो उसका शेडो भी यहीं पे होगा। अब जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे पहुंचा, तो शेडो भी स्लो स्लो क्या कर रहा है, इस तरफ आ रहा है, तो मतलब शेडो आगे की तरफ आ गया। ठीक है, अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, सेंटर पॉइंट से जो शेडो तक का जो डिस्टेंस होगा, वो उसको हम एक्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एक्स कह देते हैं। ठीक हो गया, अच्छा जी, यहां तक पॉइंट उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां पे हमारे पास एक एंगल थीटा बन रहा है इधर। ठीक है, और यहां पे हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल भी बना हुआ है, जो कि हमारे पास 90 डिग्री यहां पे बन रहा है। ठीक हो गया, अच्छा, अब चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमारे पास जाहिर बात है तीन चीजें आ गई हैं जी हमारे माइंड में, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक हो गया, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर और बेस। ये हमारे पास क्या है, इन तीनों एंगल्स के फार्मूले हैं। ठीक हो गया, अच्छा, अब हम लोगों के पास जरा देखें तो हाइपोटेन्यूज के ऊपर वैल्यू है और बेस के ऊपर वैल्यू है, परपेंडिकुलर के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लोग एक ऐसा फार्मूला यहां से उठाएंगे जो जिसके अंदर हमारे पास बेस यूज हो रही हो और हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा हो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां से उठा लेता हूं अपने पास क्या चीज, डेरिवेशन कर लेते हैं। यहां पे मैं लिख लेता हूं जी डेरिवेशन, और मेरे पास एंगल आ जाएगा जी कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस आर हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया बच्चों, अच्छा, अब हमारे पास बेस के ऊपर क्या है, एक्स, और आर के ऊपर क्या है, ओ सॉरी हाइपोटेन्यूज के ऊपर क्या है, आर। तो मैं इसको लिख लेता हूं कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय आर। ठीक हो गया, अच्छा, देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको उठा के इधर आर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से बन जाएगा x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। ठीक है, अब ये जो r है, r, इस r को आपकी बुक के अकॉर्डिंगली उन्होंने x नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। आपकी बुक के अकॉर्डिंगली उन्होंने r को x नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। नाउ व्हाट इज x नॉट, x नॉट इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। x तो एक्चुअल में क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रेडियस या डिस्टेंस ऑफ द रेडियस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, और x नॉट क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। तो डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल वो मैक्सिमम है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट वो रेडियस पे पड़ा हुआ है, सरकमफेरेंस पे वो मूव कर रहा है, तो रेडियस क्या जो है, तो वो तो मैक्सिमम पॉइंट होता है, डिस्टेंस होता है ना सेंटर पॉइंट से, तो उससे तो ज्यादा नहीं हो सकता या उससे कम नहीं हो सकता, तो इसीलिए उसको हमने एक्स नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, और x जो है तो उसको हम एज इट इज रहने देते हैं। तो अब यहां पर ये जो फार्मूला हमारे पास बन जाएगा वो बन जाएगा x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस थीटा। अब ये जो फार्मूला है बच्चों, ये हमारे पास क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है इस x को, और ये x क्या है, ये x एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट है किस चीज का, सेंटर पॉइंट से उस शेडो के दरमियान का। ठीक है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में x से हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट किस चीज का, डिस्प्लेसमेंट सेंटर पॉइंट और शेडो के दरमियान का। सही हो गया, तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये हमारे पास आ गया जी एक फार्मूला। अब इसको अगर आप
एंगुलर ओमेगा की टर्म में लिखें तो ओमेगा की टर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, हमें पता है कि हमारे पास ओमेगा किसके इक्वल होता है, थीटा डिवाइडेड बाय टी के, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी। आप इसको यहां से इधर ले आए तो ये बन जाएगा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो आप इस ओमेगा टी को अगर यहाँ पे पुट करें तो सेम फार्मूला आप यूं भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक हो गया। ये जस्ट मैं आपको लिखवा रहा हूं कि आगे चल के न्यूमेरिकल्स में भी के लिए फार्मूला यूज हो सकता है। ठीक है। अच्छा, तो ये किस कंडीशन में यूज होगा, जब आपको एंगुलर वेलोसिटी गिवन और टाइम गिवन हो, तो आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो फिर ये फार्मूला। अगर आपको डायरेक्टली एंगल गिवन है और मैक्सिमम डिस्टेंस गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है मैक्सिमम, तो आप सिंपल ये फार्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसी के चलते हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां पे होगी और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कहां पे होगी, किस पॉइंट के ऊपर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी और किस पॉइंट के ऊपर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगी। अब हम ये चेक करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो देखिए बच्चों, हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम कब होगी, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब होगी, यहां पे देखें तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तब होगी कि जब हमारे पास यहां पे ये जो एंगल है, देखें मैं आपको सिंपल सी बात समझाता हूं। यहां पे शैडो है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है, तो ये जब यहां पे है तो इस सेंटर पॉइंट के साथ कोई एंगल नहीं बन रहा। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट पे ले जाता हूं तो अब शैडो इधर आ जाएगा, बट आप यहां पे देखें तो यहां पे एक एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है। तो मतलब ये कि अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमने आपको क्या कहा कि वो जो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो शैडो होगा तो तब वो सेंटर पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा। कहां पे होगा, मैक्स डिस्टेंस पे होगा, मैक्स डिस्प्लेसमेंट पे होगा। ठीक है। तो अब इस चीज को देखते हुए हमें ये अंदाजा हुआ कि जब ये एंगल थीटा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट यहां की बजाय एग्जैक्ट इसी के ऊपर ही पड़ा हो, तो यहां पे एंगल जीरो हो जाएगा। तो जब ये थीटा जीरो हो जाए हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, यहां से यहां तक वो मैक्सिमम होगा। ठीक हो गया। तो कंडीशन आ गई है तो अप्लाई करो, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो जब 0 डिग्री है तो सिंपल फार्मूला क्या है, x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस थीटा। तो x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस थीटा। ठीक हो गया। अब यहां पे थीटा की वैल्यू पुट करें, थीटा क्या है जी, थीटा है हमारे पास 0 डिग्री। तो सिंपल x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस 0 डिग्री, एंड कॉस 0 डिग्री किसके इक्वल होता है बच्चों, ये 1 के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा जी x इक्वल्स टू एक्स नॉट इंटू 1 एंड x इक्वल्स टू एक्स नॉट। तो मतलब क्या कि हमें पता चला कि जब हमारे पास क्या हो कि ऑब्जेक्ट का ये जो एंगल है ये 0 हो तो ये शैडो कहां पे होगा, यहां पे होगा, रेडियस के एग्जैक्टली रेडियस के ऊपर होगा, सरकमफेरेंस के ऊपर। तो मतलब उसका जो शैडो का ये जो डिस्टेंस है वो यहां से यहां तक का कंप्लीट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। तो उसके लिए हमने यहां पे इसको प्रूव कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे देखें मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा, तो देखें चूंकि हमारे पास यहां पे cos 90 डिग्री यूज हो रहा है। अब अगर आप cos 90 डिग्री को नहीं भी यूज करते तो सिंपल मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास यही सर्कुलर पाथ है, यहां पे ये है, डायमीटर ड्रॉ कर देते हैं इस पॉइंट के ऊपर पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट, और ये सेंटर पॉइंट है। ये क्या है, सेंटर पॉइंट आ गया शैडो, यहां पे हमारे पास आ गया ये शैडो। ठीक है। अब ये जब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसका शैडो कहां पे बनेगा, एग्जैक्टली इस सेंटर पॉइंट के ऊपर बनेगा। मतलब कि आप देखें जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया तो शैडो यहां पे पहुंच गया, जब ये इधर आएगा शैडो इधर होगा, जब ये इधर पहुंचेगा, लेट सपोज ये जब इधर पहुंचेगा तो शैडो इसका एग्जैक्ट यहां पे बनेगा। तो जब यहां पे बनेगा तो इधर एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो मतलब कि हमारे पास थीटा जब इक्वल हो जाए 90 डिग्री के तो ऑटोमेटिकली हमारे पास x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस थीटा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके,
x equals to x naught cos 90 degree, and we know cos 90 degree equals to 0. So x equals to x naught into 0 and x equals to 0. सिंपल. तो हमारे पास क्या हुआ कि 90 डिग्री के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है इस शैडो की वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. मतलब ये कि 90 डिग्री के ऊपर ये शैडो जो है वो एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट के ऊपर आ जाता है. तो हम लोगों के पास जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये होता है कि आप इस सेंटर पॉइंट से जितना दूर जाता जाएगा पॉइंट, अगर यहां पे है तो डिस्प्लेसमेंट कम है, यहां पे है तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, यहां पे है तो मैक्सिमम है. तो मतलब कि जितना सेंटर पॉइंट से दूर जाएगा डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा. बट यहां पे 90 डिग्री के ऊपर क्या हो जाएगा कि ये मूव करता 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 यहां पे पहुंचेगा, एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट के ऊपर आ गया. तो सेंटर पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा 0. तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे पॉइंट आपको समझ आए होंगे. ठीक है, तो मैं यहां पे ऊपर कॉर्नर में लिख लेता हूं कि हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट x के लिए डेरिवेशन की है x नॉट कॉस थीटा. एक डेरिवेशन ये हो चुकी है. ठीक हो गया. इसके बाद वेलोसिटी के लिए करेंगे, फिर एक्सेलरेशन के लिए. ठीक है, तो अब बढ़ते हैं वेलोसिटी के लिए. अब हम लोग वेलोसिटी की तरफ आते हैं, क्योंकि डेरिवेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने कर ली और वो हमारे पास इक्वल आई है x इक्वल्स टू x नॉट कॉस थीटा. अब देखो इस डेरिवेशन के अंदर हमारे पास एक्चुअल में क्या हो रहा है, x इक्वल्स टू x नॉट कॉस थीटा. ठीक है, इसमें हमारे पास जो शैडो की जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड कर रही है पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के ऊपर. मतलब कि हमारे पास लेट्स सपोज पॉइंट ए पे पार्टिकल पड़ा हुआ है, इसको मैं यहां पे ले आता हूं इस पॉइंट पी के ऊपर. ठीक है, अब यहां से इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे आर आ जाएगा, जिसको हम एक्स नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक हो गया, ये मैक्सिमम आ गया. अच्छा, यहाँ पे मैं इसको एक्स नॉट इधर कर देता हूँ. ठीक है, अच्छा, और यहां से हम नीचे की तरफ शैडो ड्रॉ करें तो यहाँ पे ये आ जाएगा जी क्यू. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में हमने बात की कि हमारे पास यहां से यहां तक एक्स आ जाएगा, ये मैक्सिमम एक्स नॉट है, और पॉइंट यहां से यहां तक मूव कर गया तो उसके मूवमेंट के दौरान पार्टिकल यहां से मूव करके और शैडो यहां से मूव करके यहां पे आ गया. ठीक हो गया. अच्छा, अब हम लोग एक्चुअल में बच्चों क्या करने वाले हैं कि हमारे पास ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहां पे, अब ये पार्टिकल जो है तो वो एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं. ठीक है, अगर हम एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी. बट अगर हम लोग सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर जब हम लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं, जिसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं. ठीक है, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 15 सॉरी सर्कुलर मोशन एंड कौन सा था, हाँ एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन वाले चैप्टर के अंदर आप लोगों ने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है. टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है, तो हमारे पास यहां से हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी जी, ये हमारे पास बन गई, इसको हम लोग ठहरे इसको थोड़ा सा यूं ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमारे पास डायग्राम प्रॉपर बने. ठीक है, ये हमारे पास एक टेंजेंट लाइन है. टेंजेंट लाइन वो लाइन होती है जो कि सर्कल को आउटर रीजन से एक पॉइंट पे टच करके जाए, और वही हमारे पास एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है. ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या करेगी, वेलोसिटी वीपी को रिप्रेजेंट करेगी. अब इसी पॉइंट के अराउंड हम लोगों ने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर देना है, ताकि चूंकि वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोगों ने उसके लिए कंपोनेंट्स देखने हैं. क्योंकि वेलोसिटी अब एक एंगल के ऊपर है, अब ये एंगल इसका कहां पे हम ले लेते हैं जी, हम कंसीडर कर लेते हैं इसका एंगल यहां पे, ये एंगल थीटा आ गया. ठीक है, अब ये एंगल थीटा जब आ गया तो ये वेलोसिटी चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक अक्रॉस ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, एक इसका ये कंपोनेंट बन जाएगा और एक इसका ये कंपोनेंट इसके नीचे यहां पे ये बन जाएगा. ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे, अब इसको अगर मैं यहां पे ड्रॉ कर दूं तो चले, इसको अब आपके लिए आसान होगा इसको समझना. मतलब कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बन गए, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट. ठीक है, दो कंपोनेंट बन गए. अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये एंगल थीटा यहां पे क्यों लिया, यहां पे क्यों नहीं लिया. तो बच्चों यहां पे हम लोगों ने इसलिए लिया, अगर हम इसको यहां पे लेते तो हमारे पास इसका एक्स कंपोनेंट जो है, क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल मेजर कर रहे हैं. ठीक है, तो हमने इसको अगर हम यहां पे कंसीडर करते तो एक्स एक्सिस इसका नेगेटिव हो जाता.
ठीक है। तो अब हमने इसको यहां पे कंसिडर किया ताकि ये वाई एक्सिस बन जाए, और जब ये वाई एक्सिस बना तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब कि ये हमारे पास यू है। ठीक है, यू स्ट्रक्चर है। अगर आप इसी को यूं रोटेट कर दें तो ये यूं बन जाएगा। समझ आई? तो ये आपके पास एक्स, ये आपके पास वाई। ठीक है, तो अब इसको आप टेढ़ा कर दो तो ये यूं हो गया, तो इसी को उठा के यहां पे प्लेस कर दो, ये चीज। तो अब एंगल के बिल्कुल सामने वाला जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, वो वाई वाला कंपोनेंट होता है। तो ये कौन सा है, वी पी वाई, और ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा वी पी एक्स। ठीक है, दो कंपोनेंट बन गए बच्चों। एक ये वाला कंपोनेंट जो कि हमारे पास क्या है, वी पी वाई, एक ये वाला कंपोनेंट जो कि बन गया वी पी एक्स। ठीक है, अच्छा। अब ये चीज तो आपको पता होगी ना। देखें, सिंपल सी बात है, मेरे पास अगर ये एक वेक्टर है तो इसको मैं यूं ड्रॉ करता हूं तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। एक ये वाला कंपोनेंट जो कि अलोंग एक्स एक्सिस है, एक ये वाला कंपोनेंट जो कि अलोंग वाई एक्सिस है। अब अगर इसका एंगल थीटा यहां पे बन रहा है, तो अगर एंगल यहां पे बना तो एंगल के बिल्कुल सामने वाला जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर साइड होती है। अगर ये एंगल हम लोग यूं कर दें, ठीक है, यहां पे एंगल यूं थीटा कर दें, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये यूं आएगा। ठीक है, तो ये वाली साइड वाई कंपोनेंट बन जाएगी, ये वाली साइड एक्स कंपोनेंट बन जाएगी। समझ आई? तो डिपेंड करता है ये एंगल कहां पे बन रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एंगल लिया, एंगल के बिल्कुल सामने वाला वाई कंपोनेंट आ गया, ये वाला एक्स कंपोनेंट आ गया, सिंपल सी बात है। तो अब देखिए जरा, अब कि ये शेडो जो है वो पॉइंट ए से मूव करना शुरू किया और इस पॉइंट की तरफ मूव करता हुआ आ रहा है। ठीक है, क्यू की तरफ मूव करता हुआ आ रहा है, ए से उसने स्टार्ट किया और क्यू की तरफ आ रहा है। अब ये शेडो किस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ, और वाई कंपोनेंट की डायरेक्शन भी यही है, मतलब कि शेडो मूव करके आ रहा है इस तरफ, शेडो, और वीपी वाई की जो डायरेक्शन है वो भी यही है, वीपी एक्स की डायरेक्शन ये है। तो शेडो यू मूव कर रहा है, वीपी एक्स यू मूव कर रहा है, तो मतलब कि यहां से तो क्लियर हुआ कि ये वाला कंपोनेंट जो है तो वो तो टेंजेंशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ठीक है, तो जाहिर बात है अब ये जो वीपी वाई वाला कंपोनेंट है यही क्या करेगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। सही हो गया, पॉइंट समझ आई? अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। किधर गया डिस्टर्ब, अच्छा ये रहा। अब इसके डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको डायग्राम की समझ आ गई होगी। ठीक है, कि हम लोग इसमें डायग्राम में जो मैंने सारी डिटेल आपको बता दी। अच्छा, ये डायग्राम्स जब भी आपका इस टॉपिक आए तो डायग्राम्स मस्ट होती है। ठीक है, तो आपने इनको लाजमी बनाना है और बड़ा खूबसूरत सा करके बनाना है। यहाँ पे मैंने तो बस पता नहीं क्या ही कर दी है, बट एनी हाउ उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। ठीक हो गया? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ शेडो है, एक्चुअल में हम लोगों ने यहाँ पे शेडो के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाली, अब हम शेडो के लिए वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे। शेडो कहां पे है, क्यू पॉइंट पे है, तो वेलोसिटी ऑफ क्यू, तो ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू वी पी वाई। ये पार्टिकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है पार्टिकल की, उसके वाई कंपोनेंट के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको आगे क्या कर देंगे, हम सिंपल इसको लिख लेंगे वी क्यू इक्वल टू वी पी साइन ऑफ थीटा। सही हो गया? अच्छा, अब हमें पता है कि हमारे पास v इक्वल होता है आर ओमेगा के। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एंगुलर मोशन के अंदर v इक्वल टू आर ओमेगा, आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ठीक हो गया, एक्चुअल में हमारे पास ये रिलेशन बना था v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, एक ये रिलेशन था। ठीक है, इसी तरह आपने ए इक्वल्स टू आर अल्फा, एस इक्वल्स टू आर थीटा, मतलब वो तीन चार रिलेशन जो डिस्प्लेस लीनियर डिस्प्लेस टर्मिनोलॉजीज और एंगुलर टर्मिनोलॉजीज के दरमियान का जो रिलेशन था, जो कि एंगुलर मोशन के चैप्टर के अंदर कंप्लीट डिस्कस्ड है। ठीक है, तो अब वहीं से हम लोगों ने ये रिलेशन निकाला। अब चूंकि हमारे पास हम लोग यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी है, हम लोग वीपी को आर ओमेगा कर देंगे। ठीक हो गया, यहां पे आ जाएगा आर ओमेगा। अच्छा, आगे देखें साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हम इसको कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये हमने क्या किया, तो बच्चों आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्री का ये रूल याद है आपको, आइडेंटिटी के, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा को उठा के उधर फेंक दो, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस
स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट कैंसिल, तो साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने साइन थीटा की जगह पे यहाँ पे इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दो, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं वैल्यूज को, रिप्लेस दी वैल्यूज, रिप्लेस दी वैल्यूज, हम वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं। जब हम वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे तो सिंपली क्या बन जाएगा इक्वेशन 1 में, वी क्यू इक्वल्स टू वीपी, वीपी की जगह पे आ जाएगा आर ओमेगा और अंडर द रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां तक समझ आई। अब हम लोगों ने फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक में हम लोगों ने क्या चीज देखी, हमने देखा कि x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा x डिवाइडेड बाय एक्स नॉट की। तो सिंपल यहां पे कॉस थीटा की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो। सिंपल आपने क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के इथे पुट कर दो। तो जब आप उधर पुट करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे लाइन लगा देता हूं और इसको यहां से रिमूव कर देता हूं, ठीक है। इसको भी थोड़े से टाइम के लिए रिमूव ही कर दें इसको, बल्कि ऊपर कॉर्नर में चले लिख लेते हैं साइड पे, x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस थीटा, ये हमने लिख दिया, ये हमने पहली डेरिवेशन की हुई है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे ये वैल्यू ऊपर पुट कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वी क्यू इक्वल्स टू आर ओमेगा अंडर द रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स नॉट का होल स्क्वायर। चूंकि कॉस के ऊपर स्क्वायर था तो इसलिए इनके ऊपर भी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आर ओमेगा अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वी क्यू इक्वल्स टू आर ओमेगा अंडर द रूट, एलसीएम ले लेते हैं तो यहां से आ जाएगा एक्स नॉट का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये एक्स नॉट अंडर रूट से बाहर हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है और इसके साथ प्लस माइनस में कोई दूसरी क्वांटिटी नहीं है, तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। अब r क्या है, r इज एक्चुअली रेडियस और r इज एक्चुअली इक्वल्स टू एक्स नॉट, ठीक है। तो हम यहाँ पे r को भी रिप्लेस कर देते हैं एक्स नॉट से। जब r को रिप्लेस करेंगे एक्स नॉट से तो एक्स नॉट ओमेगा अंडर द रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पहले इसके ऊपर स्क्वायर रूट था, अब वो स्क्वायर खत्म हो गया तो ये बाहर आ गया स्क्वायर रूट से, तो ये एक्स नॉट और ये एक्स नॉट आपस में कैंसिल, तो पीछे आपके पास ये जो इक्वेशन बन जाएगी, ये बन जाएगी वी क्यू इक्वल्स टू ओमेगा अंडर द रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये लें जी, ये लें शहजादों आपके पास नेक्स्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन। अब ये हमारे पास किसके लिए आ गई है, वेलोसिटी के लिए आ गई है, ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब हम सेम जैसे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के लिए मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू देखी थी, अब हम सेम यहाँ पे वेलोसिटी के लिए भी एक इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे और एक इसकी मिनिमम वैल्यू या जीरो वैल्यू देखेंगे, ठीक है। हम पहले यहाँ पे मैक्सिमम देख लेते हैं, मैक्स देख लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, मैक्सिमम कब होगी, अब देखें यहां पे दो चीजें हैं, एक एक्स नॉट है और एक एक्स है। बच्चों आपको इस एक्स नॉट में और एक्स में हमेशा डिफरेंस होना चाहिए आपके पास। एक्स नॉट जो है वो डिस्प्लेसमेंट है किससे, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक हो गया। और एक्स जो है तो वो क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शैडो है, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शैडो है, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हमारे पास मैक्सिमम ये कब होगा, मैक्सिमम ये तब होगा जब हमारे पास बच्चों यहाँ पे x जो है वो जीरो हो जाए, x क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जाहिर बात है x जब जीरो होगी तो ये हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, सही हो गया। अब देखें सिंपल सी, जरा इस डायग्राम को देखें, या सिंपल मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन करता हूं। हमारे पास सर्कुलर पाथ है, ये इसका डायमीटर है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है बच्चों तो याद रखें, यहां से जब ये यहां पे जाएगा, जब इधर पहुंचेगा तो वहां से रिटर्न होगा। तो बात याद रखें कि जैसे मैं इस मार्कर को ऊपर की तरफ फेंकता हूं
जब ये ऊपर जा रहा है तो स्लो स्लो इसकी एनर्जी कम होती जा रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल में। एक पॉइंट आएगा कि कंप्लीटली वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और वहां पे फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम ये मार्कर जो है वहां पे रेस्ट पे जाएगा। क्यों? ताकि ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सके। तो हमेशा कोई भी, अब जैसे मैं आपको कहता हूं कि आपने जाना है सामने वॉल को हाथ लगाना है, वापस आना है। अब जब आप भागते हुए जाओगे, वॉल को हाथ लगाओगे, तो आप कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ टाइम के लिए, माइक्रो सेकंड्स के लिए आप वहां पे रुकोगे। रुक के फिर आपने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है और फिर भागना है। तो मतलब आप रुके, डायरेक्शन चेंज करी, तो मतलब इस दौरान आपका जो वेलोसिटी है दैट इज जीरो। तो सिंपल यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है। ठीक है, तो सिंपल जब अब डिस्प्लेसमेंट जो है, जो ये है आपके पास एक्स, ये जीरो हो, तो एक्स जीरो कहां पे होगा, जब ये शेडो मूव करता करता एग्जैक्टली 90 डिग्री पे आ जाएगा। मतलब कि जब ये ऑब्जेक्ट पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा तो इस पॉइंट पे जो शेडो है वो एग्जैक्टली कहां पे पहुंच जाएगा, सेंटर पॉइंट पे आ जाएगा। तो सेंटर के ऊपर तो एक्स जीरो होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे जीरो है तो अब देखें जरा कि हमारे पास क्या होगा। अब इसको जरा आगे एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको ये पॉइंट बता समझाता हूँ। ठीक है, पहले ये मैं डिराइव कर लूं। अच्छा, तो ये बन जाएगा वी क्यू इक्वल्स टू ओमेगा अंडर द रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर। जीरो का स्क्वायर तो मतलब जीरो, फिर माइनस करो तो ये चीज, और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो वी क्यू इक्वल्स टू ओमेगा एक्स नॉट। ये आपके पास इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है, अब बच्चों अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पे हमने ये एक्स को जीरो क्यों लिया, तो वो रीजन तो मैंने बता दिया कि जब ये शेडो यहां पे आना चाहिए। यहां से आपको एक और चीज भी समझनी है कि जब ये इस पॉइंट पे है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है। जैसे जैसे ये इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है। फिर यहां से ये आगे बढ़ रहा है तो वेलोसिटी स्लो स्लो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जीरो, फिर इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम, फिर तो मतलब कि मीन पोजीशन, इसको आप मीन पॉइंट कह दो, मीन पोजीशन कह दो, इसको एक्सट्रीम पोजीशन, इसको भी एक्सट्रीम पोजीशन। तो मतलब कि एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर वेलोसिटी जीरो होती है जी, और मीन पोजीशंस के ऊपर वेलोसिटी क्या होती है, वो मैक्सिमम होती है। पॉइंट समझ आया? तो इसी वजह से हमारे पास वेलोसिटी जो है तो वो मैक्सिमम है, बट कहां पे, मीन पोजीशन पे। ये लास्ट में मैं इनका कंपैरिजन कर दूंगा आपको। ठीक हो गया, इस वीडियो एक्सेलरेशन की डेरिवेशन के बाद हम लोग इसका कंपैरिजन कर लेंगे, वहां पे फिर मैं आपको डिटेल में एक्सेलरेशन से रिलेटेड भी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब यहां पे देखें, मिनिमम की बात करते हैं। तो फिर वही बात, मिनिमम कहां पे है, जब एक्स नॉट, एक्स जो है वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा किसके, एक्स नॉट के। मतलब कि मिनिमम के लिए कंडीशन क्या है कि एक्स इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू एक्स नॉट। सो हमारे पास क्या बन जाएगा कि वी क्यू इक्वल्स टू ओमेगा अंडर द रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। तो मतलब ये दोनों आपस में कैंसल होके ये टर्म हो जाएगी जीरो। ठीक हो गया, और जीरो जब ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी जीरो, एंड फाइनली वी क्यू इक्वल्स टू जीरो। और ये हमारे पास कहां पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक हो गया बच्चों, समझ आई? तो यहां पे अब हम लोगों ने वेलोसिटी के लिए भी एक डिटेल डेरिवेशन कर ली है। अब वेलोसिटी के लिए जो फार्मूला हमने डिराइव किया है इसको मैं यहां पे अपने पास लिख लेता हूं, ताकि आपको आगे एक्सेलरेशन में अगर इसका यूज होता है तो आपको याद रहे, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, ये दो डेरिवेशन हम लोगों ने कर ली है। अब हम बढ़ते हैं एक्सेलरेशन की तरफ, हम लोग चलते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। एक्सेलरेशन को डिस्कस करते हैं तो सेम वही डायग्राम है, सारे का सारा कंसेप्ट उसी तरह का ही है। देखिए मेरे पास पॉइंट ए है, पॉइंट ए के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये पॉइंट ए से मूव करके किसी पॉइंट पी पे चला जाएगा जी, एल हो जी, पॉइंट पी पे आ गया। अब इसका जो यहाँ से डिस्टेंस है जी वो यहाँ से ये मैक्सिमम है जी, दैट इज एक्स नॉट। ठीक हो गया, अब यहां से हम लोग जो है तो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे अब हम लोगों ने क्यू पॉइंट, मतलब कि क्या फाइंड एक्सप्लेन कर देना है, शेडो। शेडो हमारे पास इस पॉइंट पे आ गया। ठीक हो गया, अब बच्चों देखें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें हम लोगों ने न्यूटन का लॉ पढ़ा है, और न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंगली, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है,
फोर्स। फोर्स है तो मतलब कि हम ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो अब यहां पे भी एक्सेलरेशन आ रही है, तो एक्सेलरेशन है तो मींस कि यहां पे फोर्स होगी। अब फोर्स कौन सी होगी, तो चूंकि सर्कुलर पाथ है बच्चों, तो फोर्स इतना केड़ी आएगी, यहां पे आएगी जी सेंट्रीपिटल फोर्स। केड़ी वाली, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन समझ आई। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से यहां पे एक्सेलरेशन हो जाएगी जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। और दूसरी बात, मजे की बात यह कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर पॉइंट की तरफ होती है, सेंटर पॉइंट की तरफ। क्या बात है? तो अब सेंटर पॉइंट की तरफ ये लें जी, ये आ गई हमारे पास जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और यहां पे ए क्यू आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ शेडो। ठीक है। अच्छा, अब देखें जो कहानी हम लोगों ने वेलोसिटी के साथ की, वही कहानी अब हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन के साथ करने वाले हैं जी। यहाँ पे हम लोगों ने जी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम कर लिया। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, क्या कर रहे हैं फिजिक्स वाले, ओ चीजों को सीधा करने की बजाय चीजों को उल्टा पुल्टा कर रहे हो, बट चलो क्या कर सकते हैं, गुजारा करें। समझ आ रही है। अच्छा जी। अच्छा, अब देखें हमारे पास बच्चों, हम लोग एंगल यहां पे कंसिडर करेंगे। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर एंगल इधर क्यों कंसिडर किया, वजह क्या थी। तो बच्चों एंगल यहां पे इसलिए कंसिडर किया, एंगल कुछ मैंने बहुत ही ज्यादा बड़ा बना दिया है, एंगल थीटा यहां पे। ठीक है, एंगल हम लोगों ने यहां पे इसलिए कंसिडर किया कि देखिए अगर मैं इसको एक्स कंपोनेंट कहता हूं, इसको मैं एक्स कहता हूं, तो ये मेरे पास वाई बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों को मैं पॉजिटिव कंसिडर कर सकता हूं। बट अगर मैं इसको एक्स कहता हूं, तो फिर मैं इसको तो वाई नहीं कह सकता, फिर मुझे इसको वाई कहना पड़ेगा। ठीक है, तो इस साइड पे तो ये है ही नहीं, तो फिर जाहिर बात है इसमें से एक टर्म जो है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। जरा ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि दोनों एंगल नेगेटिव की तरफ तो नहीं जा रहे, तो आपने एंगल उस हिसाब से देखना होता है। तो इसी वजह से हम ये भी कंसिडर कर सकते थे, बट ये इसीलिए नहीं किया कि उसमें फिर एक टर्म हमारे पास नेगेटिव हो जाती है, या तो वाई होगा या एक्स होगा। ठीक हो गया, तो आपने ये चीज लाजमी देखनी है। हम लोग यहाँ पे एंगल थीटा कंसिडर कर लेंगे, तो जाहिर बात अब एंगल बन गया है, तो ये वाला इसका क्या बन गया, जिस लाइन के साथ एंगल बन रहा है, आप इस तरह भी ये देख सकते हैं कि जिस लाइन के साथ हमेशा एंगल बनता है तो वो एक्स कंपोनेंट हो जाता है और दूसरी वाली ऑटोमेटिकली वाई कंपोनेंट बन जाएगी। ठीक हो गया, अब समझ आई। अब बच्चों जरा यहां पे देखें कि ए ऑफ क्यू मतलब के क्या चीज, शैडो की जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है, और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो एक्स कंपोनेंट है ए सी एक्स, ये भी इस डायरेक्शन में है। तो मतलब कि हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं जैसे हमने वेलोसिटी वाली टर्म में किया। तो आ जाए बच्चों अब डेरिवेशन की तरफ। ठीक है, डेरिवेशन की तरफ आ जाए, तो हम अब इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। अब देखें जी क्या हो गया जी, डेरिवेशन आ गई जी। अच्छा जी, डेरिवेशन हमारे पास क्या है जी, क्यू, ये इक्वल है किसके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के एक्स कंपोनेंट के। तो चूंकि एक्स कंपोनेंट है तो ए क्यू इक्वल हो जाएगा ए सी कॉस थीटा। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पॉइंट याद रखिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस चीज के इक्वल होती है बच्चों, हाय हाय माइनस आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती है। सही हो गया, समझ आई। तो ये माइनस आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, इस नो के इसे पुट कर दो। तो जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास हो जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। है जी, सारे आपस में मल्टीप्लीकेशन में है तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, मुझे कोई रोक के दिखाए। है जी, आर कॉस थीटा है। अब आर क्या है, आर इज एक्चुअली द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड उसको हम लोग तो एक्स नॉट कहते हैं। तो मैं आर को रिप्लेस कर दूंगा जी एक्स नॉट के साथ। सही हो गया, मैंने क्या किया जी, आर को रिप्लेस कर दिया एक्स नॉट के साथ। तो पीछे क्या रह जाएगा जी, ए क्यू इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स नॉट कॉस थीटा। अब एक्स नॉट कॉस थीटा, जरा यहां पे देखो बच्चों, x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस थीटा।
तो मतलब कि हम इस पूरे के पूरे को रिप्लेस कर सकते हैं इस x के साथ। तो क्या बन जाएगा जी, मैं यहां पे लिख देता हूं जी, x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉज थीटा, है जी, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। क्या बात है, थोड़ी खूबसूरती भी आनी चाहिए ना वर्ड के ऊपर। अच्छा जी, ए क्यू इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये ले। अब ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला। अब इसमें x क्या है, x है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शैडो, समझ आई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शैडो, और ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये हमारे पास ये चीज बन गई। अब चेक करते हैं इसका मैक्स पॉइंट कहां पे है, एक्सेलरेशन कहां पे मैक्सिमम होगी। तो शिजातो देखें कि ए क्यू इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब जहां पे एक्स जीरो होगा, एक्स क्या है, शैडो का डिस्प्लेसमेंट है, और शैडो का डिस्प्लेसमेंट कहां पे जीरो होता है, मीन पॉइंट के ऊपर। मैंने अभी प्रीवियस भी डिस्प्लेसमेंट की डेरिवेशन में आपको बताया कि मीन पॉइंट के ऊपर जब ये ऑब्जेक्ट इधर पहुंचेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। देखें पॉइंट यहां से यूं आ रहा है, यूं आ रहा है, यूं आ रहा है इधर, और यहां से ये शैडो यूं आ रहा है ना, पार्टिकल तो यहां पे जा रहा है, तो पार्टिकल 90 डिग्री पे पहुंचेगा तो यहां पे कॉज है, तो कॉस 90 जीरो, तो मतलब एक्स जीरो। तो मीन्स के मीन पोजीशन के ऊपर एक्सेलरेशन के लिए एक्स जीरो हो जाएगा। अब आप ऊपर पुट करो तो ए क्यू इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू जीरो। ओ सॉरी, ये तो मैं मैक्सिमम के बताना चाह रहा था और मिनिमम बता रहा हूं। चलिए ऊपर इसको चेंज कर देते हैं, माजरत, ठीक हो गया। देखिए आपको पता है इंसान पतीला है गलतियों का, तो इसको मिनिमम कर देते हैं ना, कोई मसले की बात तो नहीं है। अच्छा ये वाली टर्म सारी जीरो हो जाएगी, तो ए क्यू इक्वल्स टू जीरो। तो एक्सेलरेशन जो है वो मिनिमम या जीरो कहां पे होगी, वो होगी मीन पोजीशन पे। अब यहां पे कहानी आपके माइंड में चल रही है, कंफ्यूजन पैदा हो रही है कि वेलोसिटी तो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम थी, तो एक्सेलरेशन फिर क्यों जीरो है। तो रुको जरा, सब्र करो। अभी मैं लास्ट में मैंने तभी आपको जब वेलोसिटी एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने आप लोगों को क्या बोला कि आप लोगों ने थोड़ा वेट करना है, टॉपिक क्लियर होने के बाद मैं आपको सारी डिटेल में सारी बातें बताता हूं। ठीक हो गया, तो यहां पे तो ये मीन है। अब आ जाते हैं जी मैक्सिमम की तरफ। तो मैक्सिमम कब होगी, तो जाहिर बात है जब ये यहां से यहां पे होगा, शैडो का डिस्प्लेसमेंट जब एग्जैक्टली इक्वल होगा रेडियस के, तो रेडियस को एक्स नॉट, तो मीन्स के एक्सेलरेशन ए क्यू इक्वल्स टू व्हाट, ए क्यू इक्वल्स टू किधर गया जी सीधा, तो हाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एंड एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट, तो देन ए क्यू विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए। और मैक्सिमम ये कहां पे होगा, एक्स नॉट है तो मतलब के एक्सट्रीम पोजीशन। तो शिजातो हम लोगों ने एक्सेलरेशन के लिए भी डेरिवेशन कर ली, ठीक है, क्यू के लिए तो वो क्या है जी, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये तीनों इक्वेशंस हम लोगों ने डिराइव कर ली हैं। ठीक है, अब अगर मैं ये चेक करना चाहूं कि क्या ये जो सर्कुलर मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, हैं जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, तो मैं ये चीज कैसे एक्सप्लेन करूंगा। तो ये वाला फार्मूला किधर गया भाई साहब, ये वाला फार्मूला, इसी फार्मूला को मैं यहां पे लिख लेता हूं जी, जस्टिफिकेशन, हैं जी। अच्छा जी, हम अब ये चीज प्रूव कर जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ यार ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। कैसे है, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। ठीक हो गया। अब देखिए जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है और वो फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, ठीक हो गया, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो मतलब कि उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी जी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो जब ये कांस्टेंट हो गई है तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस इंटू कांस्टेंट इंटू एक्स, एंड कांस्टेंट को रिमूव करें तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा दें। तो ये जो चीज कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, तो ये किस चीज के लिए है, ये कंडीशन तो बच्चों हमारे पास एस एच एम के लिए नहीं है,
कि जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सॉरी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये कंडीशन उसको सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो ये चीज हम लोगों ने इस इक्वेशन से डिराइव कर ली। तो मतलब कि इन दोनों के दरमियान रिलेशन है। सर्कुलर मोशन भी हमारे पास, अगर हम उसके शेडो के रिस्पेक्ट में उसको अगर स्टडी करें, तो वो भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट अब आपको समझ आए होंगे, डेरिवेशन भी आपको समझ आई होगी। अब जो हमने ये जो मैक्सिमम और मिनिमम वाली कंफ्यूजन है ना, अब जरा इसको दूर करते हैं। तो इसको दूर करने के लिए मैं यहां से इसको मिटा देता हूं और हम जरा इसको देखते हैं और देख ही लेते हैं। और क्या कर सकते हैं, देखना ही पड़ेगा, अब मजबूरी है, इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, कुछ भी हो, भाई पढ़नी तो है फिजिक्स। फिजिक्स ने आपको छोड़ना नहीं है। देखिए शहजादो, ये सर्कल है, ये आ गया जी इसका एक्सट्रीम 2 पॉइंट, ये आ गया इसका सेंटर पॉइंट है जी। इसको आप लोग जी मीन पोजीशन कह दो, इसको एक्सट्रीम पोजीशन कह दो, इसको भी एक्सट्रीम पोजीशन कह दो, ईपी और ई पी। ठीक हो गया। डिस्प्लेसमेंट को देखें, एक्स को, एक्स जब यहां पे है तो ये मैक्सिमम है, जब यहां पे है तो ये 0 है, और यहां पे भी जब एक्स होगा तो मैक्सिमम होगा। ठीक हो गया। ये तो समझ आ गई पॉइंट कि हमारे पास क्योंकि यहाँ पे cos थीटा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है तो 0 डिग्री होगा। जब ये 0 पे पहुंचेगा तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा तो 90 डिग्री, तो cos 0 तो मतलब 0। वो पॉइंट तो समझ आई। वेलोसिटी को देखें, वेलोसिटी से ज्यादा यहाँ पे हमारे पास 0 है, यहाँ पे मैक्स है, फिर यहाँ पे 0 है। ठीक है क्या। अब ये क्यों जी, यहां से वेलोसिटी रेस्ट पे है, मूव करना शुरू किया, स्लो स्लो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है मैक्सिमम, फिर यहां से आगे बढ़ रही है, डिक्रीज 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 डिक्रीज, फिर यहाँ पे 0, फिर यहां से वापस, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर वापस, फिर मैक्सिमम, फिर 0। तो वेलोसिटी की तो ये कहानी है। ठीक है। और अगर आप फार्मूला से देखें तो एक्स को अगर आप 0 कर दोगे, एक्स कहां पे 0 है, एक्स हमारे पास 0 है मीन पे। जब मीन पे एक्स 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और एक्सट्रीम पे एक्स जो है तो वो एक्स नॉट के इक्वल है। मैक्सिमम तो है बट एक्चुअल में एक्स नॉट के इक्वल है। ठीक हो गया। आगे में मैक्स भी लिख दूं, तो यहाँ पे अब एक्स नॉट पुट करोगे तो ये तो 0 होगी। ठीक है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की, जो कि मोस्ट कंफ्यूजिंग चीज है यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन बच्चों यहाँ पे मैक्स होती है, इधर भी मैक्स होगी है जी, और इधर 0 होगी। अब सर ये चीज समझ नहीं आ रही कि सेंटर पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम है बट एक्सेलरेशन 0 है, क्यों। यहां पे वेलोसिटी 0 है बट एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। तो बच्चों हर जगह पे आपने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को रिलेट नहीं करना। देखो मैंने आपको पहले कहा कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स रिस्पॉन्सिबल है एक्सेलरेशन के लिए। फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब मैं सिंपल सी बात बताता हूं आपको, पेंडुलम ले लो, पेंडुलम यहां पे पड़ा हुआ है, इक्विलिब्रियम पे है, उठा के मैंने इसको यहां पे ले आया। अब इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स है बच्चों, क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है। वो रिस्टोरिंग फोर्स कहां पे मैक्सिमम है, यहां पे मैक्सिमम है, और वही रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से एक्चुअल में हमारे पास यहां पे एक्सेलरेशन आएगी। यहां पे आप कह सकते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये मैक्सिमम है, मतलब ये जब उधर जा रहा है तो ग्रेविटी इसको नीचे अपने स्पेंडर पॉइंट की तरफ खींच रही है। तो ये वहां से इसको अगर उस कंसेप्ट में स्टडी करना चाहते हो तो आप ये रीजन भी दे सकते हो कि ग्रेविटी की वजह से यहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी, क्योंकि जब वो उस पॉइंट पे गया तो उसके ऊपर मैक्सिमम एक्सेलरेशन लग रही है ग्रेविटी की वजह से कि नीचे आ भाई ऊपर क्या कर रहा है। हाँ। अच्छा, दूसरी बात, अगर रिस्टोरिंग फोर्स की टर्म में देखते हो तो रिस्टोरिंग फोर्स यहां पे मैक्सिमम होगा। जैसे ये नीचे आ रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स इसकी कम होती जा रही है, क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है कि F इज प्रोपोर्शनल टू -x। रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और सेकेंडली ऑपोजिट होगा डिस्प्लेसमेंट के। तो डिस्प्लेसमेंट यूं कवर हो रही है तो रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में उसके अंदर मैक्सिमम स्टोर हो रही है, तो उसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से यहां पे एक्सेलरेशन आएगी। तो मींस के एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम।
मीन पॉइंट पे एक्सेलरेशन इज 0 बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज 0। अब समझ आई होगी, है जी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ आई हो। अगर कोई भी चीज समझ नहीं आई तो कमेंट करके बताओ ना मुझे बच्चों, मैं आंसर करूंगा ना। तो मुझे कब बताएं, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी चीज हो, कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो कमेंट करके मुझसे पूछें कि सर ये वाला पॉइंट है यहाँ पे समझ नहीं आई ना, हुआ तो मैं एक वीडियो बना के वो चीज दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, है जी। तो बच्चों अपना ख्याल रखें और खूब इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाएं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक लेंथी टॉपिक था और थोड़ा सा कंसेप्चुअल था पर डिफिकल्ट नहीं था, बस जस्ट आपको डायग्राम समझना है। अगर आपको डायग्राम समझ आ जाए इस टॉपिक के अंदर, तीनों डेरिवेशंस के अंदर, मेन रोल किस चीज का था, डायग्राम का था। अगर आपने उस डायग्राम को अच्छे से सीख लिया, आपको पता चल गया कि हमने एंगल कहां पे बनाना है, एंगल वहां पे हम बना रहे हैं, तो उसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। भाई रटे नहीं मारने, फिजिक्स पे रटे नहीं चलते, कंसेप्ट चलता है। आपको कंसेप्ट भी पता हो कि हम लोग यहाँ पे एंगल ले रहे हैं तो इसका रीजन क्या है। ठीक हो गया। तो आपको बस वो एंगल लेना हो, उसका एक्स कंपोनेंट कौन सा होगा, वाई कौन सा होगा, तो फिर तो जस्ट आपने बच्चों की तरह उनको रिलेट कर रहे हैं और बस फिर तो बाकी तो चीजें होंगी। सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें और कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताएं और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।